हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2022 में आई एक हॉरर एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज जिसका नाम है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड में अलग अलग कहानी दिखाई गई है जिसका एक दूसरे एपिसोड से कोई कनेक्शन नहीं है। हम इसे 4 एपिसोड करके 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं पहले एपिसोड की तरफ। सीरीज की पहली कहानी की शुरुआत गिलेर्मो देल टोरो खुद करते हैं, जो खुद इस कहानी के राइटर हैं, जहां वह कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि पुराने समय में कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज एक तरह का कलेक्शन था जिसके अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि बुक्स, पेंटिंग्स और कुछ जादुई चीजें भी। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इन सभी चीजों से कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है और फर्स्ट एपिसोड की कहानी के लिए हमें स्टोरेज रूम की एक चाबी मिलती है और इसीलिए कहानी का नाम लॉर्ड 36 है। लॉर्ड 36 के डायरेक्टर है गिलेर्मो नवर्रो। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा होता है। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी टेबल पे जाकर चिकन काटने लग जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इसके पास किसी स्टोरेज यूनिट की चाबी थी जिसका नंबर था 36। मीट काटने के दौरान उस बूढ़े आदमी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है जिसके कारण वो मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर यहाँ से कहानी निक नाम के आदमी पर शिफ्ट करती है। वो भगवान और शैतान इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था और वो किसी से भी सीधी तरह से बात नहीं करता था। फिलहाल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। उस पर कुछ लोगों का 12,000 रुपए उधार था और वो लोग उसे पैसे वापस करने के लिए उस पर प्रेशर बना रहे थे। निक स्टोरेज यूनिट्स के अननोन स्टोरेज यूनिट्स को खरीदकर वहां रखे सामान को बेचता था। जैसे कि स्टार्टिंग में जो बूढ़ा आदमी मरा वो स्टोरेज यूनिट में स्टोरेज नंबर 36 को रेंट पर लिए हुए था। क्योंकि अब वो मर चुका है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो उसके लॉकर के सामान को स्टोरेज का मालिक नीलाम करेगा और निक इसी नीलामी में स्टोरेज के मटेरियल को खरीदकर बेचता था। आज स्टोरेज यूनिट्स का मालिक एडी पहले सीन वाले बूढ़े आदमी के स्टोरेज नंबर 36 को नीलाम करता है और निक इसे $400 में खरीद लेता है। अब जब वो स्टोरेज की चाबी लेने एडी के ऑफिस जाता है तो एडी निक को कैमरा की फुटेज दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी सालों से हर रोज अपने स्टोरेज यूनिट 36 में एक बैग लेकर आता था और वो अजीब तरह से कूद कूद के अंदर जाता था जैसे कि वो कोई ऑब्स्टिकल को पार करने की प्रैक्टिस कर रहा हो। और जब वो बाहर निकलता था तो उसका बैग खाली होता था, जो कि काफी अजीब था। लेकिन निक इस पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको तो बस जल्दी से स्टोरेज का सामान चेक करना था ताकि वो स्टोरेज यूनिट के सामान को बेचकर पैसे कमा सके। तो निक के चाबी लेने के बाद वहां अमीलिया नाम की एक बुढ़ी औरत स्टोरेज यूनिट में आती है जो कि स्टोरेज नंबर 87 की ओनर थी। लेकिन कुछ महीनों से वो शहर के बाहर थी, जिस वजह से एडी को लगा कि वो शायद नहीं रही। इसीलिए एडी ने अमीलिया के स्टोरेज को बेच दिया था, जिसे खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि निक था। जिसके बाद अमीलिया निक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्टोरेज में रखे लेटर्स और फोटोज दे दे क्योंकि उसके बदले कोई भी उसे पैसा नहीं देने वाला था। लेकिन निक यहाँ अमीलिया की कोई मदद नहीं करता है, उल्टा वो अमीलिया से मिसबिहेव करता है। इसके बाद निक स्टोरेज नंबर 36 को खोल के उसे चेक करना शुरू करता है और सबसे पहली चीज जो वो नोटिस करता है कि ये वाली स्टोरेज यूनिट बाकी यूनिट से थोड़ी छोटी थी। उसे यहाँ नाजी से रिलेटेड कुछ फोटोज मिलती है और कुछ सामान वगैरह लेकर वो उसे बेचने निकलता है। अब जैसे ही निक कार में बैठता है एक आदमी उस पर अटैक कर देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके मनी लेंडर का आदमी था जो कि निक को लास्ट वार्निंग देने आया था ताकि निक उसे पैसा लौटा दे। वो निक के कार के शीशे को भी तोड़ देता है। घायल होने के बाद निक एडी के ऑफिस में फर्स्ट ऐड करता है और यहाँ एडी देखता है कि निक को स्टोरेज से कुछ अजीब सामान मिले थे जो कि जादू टोना करने की चीजों से जुड़े थे। ऐसे में एडी निक को अगाथा नाम की एक औरत का एड्रेस देता है जो कि इस तरह के सामान में इंटरेस्ट रखती थी। निक अगाथा के यहाँ पहुंचता है और मिले हुए सामान का डील करने लगता है जिसके लिए उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन यहाँ अगाथा की नजर निक के लाए हुए एक सेंस टेबल पे पड़ती है जो कि काफी अलग था। सेंस टेबल भी उइजा बोर्ड की तरह ही है जिससे शैतान को धरती पर बुला सके। वो इस टेबल में एक सीक्रेट स्विच दबाती है जिससे बोर्ड के नीचे से एक सीक्रेट चैम्बर खुलता है और उसमें 3 किताबें थी। वो इन किताबों के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त रोलंद को बुलाती है जो कि इन सब में माहिर था। रोलंद यहाँ आता है
और वो कहता है कि ये साइंस बोर्ड सच में बढ़िया है, जिसे खून से ट्रीट किया गया है ताकि इसकी मदद से डीमन को बुलाया जा सके। अब जैसे ही रोलन की नजर उन 3 किताबों में पड़ती है, वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये बहुत ही रेयर बुक्स थी। रोलन कहता है कि इन 3 बुक्स की वो उसे तुरंत $10,000 दे सकता है, लेकिन इसकी एक 4th बुक भी है जो कि रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर बुक है, और अगर निक रोलन को वो चौथी किताब ढूंढ कर दे दे तो वो उसे $30,000 का चेक अभी के अभी काट कर देगा। यहाँ पर हमें चलता है कि चौथे किताब में कुछ ऐसे स्पेल्स और सिंबल हैं जिनकी मदद से डीमंस तक को बुलाकर कैद किया जा सकता है। अब ये किताब सबसे रेयरेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका जब इस्तेमाल होता है डीमंस वगैरह को बुलाने के लिए, तो इस्तेमाल होने के बाद किताब अपने आप जल जाती है, या यूं कहे कि डीमंस इसे जला देता है। लेकिन अगर डीमन को बुलाने वाला इंसान डीमन को धोखा दे दे तो ये किताब बच सकती है, और इसीलिए ये किसी के पास होती ही नहीं, और यही कारण है कि चौथे किताब की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये सब सुनकर निक रोलन के साथ अपने कार में स्टोरेज यूनिट की ओर जाने लगता है ताकि वो दोनों मिलकर चौथे किताब को वहां जाकर ढूंढ सके। कार में ये दोनों बात करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रोलन को उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ बातें पता थी जो स्टोरेज यूनिट 36 का मालिक हुआ करता था। रोलन बताता है कि उस बूढ़े का परिवार काफी अमीर था और उनका यूरोप में स्टील का बिजनेस हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनका परिवार अमेरिका आ गया, जहां वो लोग वेपन्स बनाने लगे, लेकिन ये वेपन्स वो नाजीज के लिए बनाते थे। अब वो बूढ़ा आदमी जो कि स्टोरेज यूनिट का मालिक था, वो खुद एक बहुत ही बुरा इंसान था। उसने अपनी सारी दौलत को जुए में खो दिया और अपना परिवार को भी बर्बाद कर दिया। लोग तो ये तक मानते हैं कि वो काला जादू करने लग गया था। एक बार उसने एक डीमन को हमारी दुनिया में लाया और उसे रहने के लिए एक वेसल दिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन थी। यानी कि उस बुढ़े आदमी ने अपनी बहन को उस डीमन से पोजेस करवा दिया था और उसने उस डीमन तक को धोखा दे दिया था। बात करते करते निक और रोलन स्टोरेज यूनिट पहुंच जाते हैं और ये दोनों स्टोरेज यूनिट 36 में चौथी किताब ढूंढने लगते हैं। यहाँ ये दोनों नोटिस करते हैं कि यूनिट की बैक वॉल के पीछे एक जगह था। निक वॉल को खोल लेता है, जहां अंदर एक सीक्रेट चैम्बर था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई जादू टोना करता था। यहाँ रोलैंड काफी सावधानी बरत रहा था। अब हमें समझ में आता है कि क्यों ये स्टोरेज यूनिट पहले थोड़ा छोटा लग रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट चैम्बर था। हम देखते हैं कि चैम्बर के बीचों बीच कुछ सिंबल्स वगैरह बने हुए थे और वहां उसे उस बूढ़े आदमी के बहन की लाश ऐसे पड़ी थी जैसे कि वो ट्रैप हो। उस लाश का चेहरा नहीं था। रोलंड निक से सावधानी बरतने को कहता है क्योंकि एक छोटी गलती भी इस डीमन को जगा सकती है। वही पास में ही चौथी किताब थी और ऐसे में निक बिना परवाह किए सिंबल्स और सर्कल्स में इंटर करके क्रॉस करने लगता है ताकि वो किताब को जल्दी से ले सके। रोलंड चिल्लाकर निक को मना करता है, लेकिन अब तक लाश के अंदर से एक डीमन जागकर बाहर आ गया था। ये डीमन रोलंड को वही जिंदा निगल लेता है और इसके ठीक बाद चौथी किताब ही जल जाती है। निक ये देखकर तुरंत वहां से भागता है, लेकिन वो डीमन उसके पीछे पड़ गया था। भागते भागते निक स्टोरेज यूनिट के मेन गेट तक पहुंचता है, जो कि बाहर से बंद था। लेकिन तभी वो बाहर अमीलिया को देखता है और उससे मदद मांगता है। निक ने अमीलिया की मदद नहीं की था, इसलिए वो भी वहां निक की मदद नहीं करती है और गेट को नहीं खोलती है। इसके बाद वो डीमन निक को भी जिंदा निगल जाता है और यहाँ पहली कहानी खत्म होती है। इस कहानी में निक अपनी लालच के कारण मारा गया। अगर वो चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसका लालच ही उसे ले डूबा। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी एपिसोड 2 की तरफ, जिसका नाम है दी ग्रेवयार्ड रैट्स। विंसेंजो नताली इस कहानी के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम 2 ग्रेवयार्ड रॉबर्स को देखते हैं जो कि एक कब्र को वापस खोलकर कीमती सामान चुरा रहे थे। ग्रेवयार्ड रॉबर्स वो लोग होते हैं जो मरे हुए लोगों के कब्र को खोदकर उसके अंदर और डेड बॉडी से कीमती चीजों को चुरा लेते हैं, जैसे कि कोई ड्रेस, रिंग या सोने का दांत वगैरह। यहाँ भी 2 चोर ऐसा ही कर रहे थे कि तभी उस ग्रेवयार्ड का केयरटेकर, जिसका नाम मैसन है, इन दोनों चोरों को डरा धमकाकर भगा देता है और वो उनसे चोरी किया हुआ सामान भी ले लेता है। और यहाँ हमें चलता पता है कि मैसन खुद ये चोरी का काम करता था। वो इस खुले कब्र में घुसकर लाश के दांत को चेक करता है और उसे उस लाश से एक सोने का दांत मिलता है। वो इस दांत को निकालता है, लेकिन गलती से वो दांत कब्र में नीचे गिर जाता है। जैसे ही मैसन इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक चूहा काट लेता है, जिससे मैसन बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद मैसन उन चुराए हुए सामान को बेचने जाता है,
जहां उसे पता चलता है कि उसे इन सामानों की उसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि सभी ज्वेलरी नकली थी। मैसन जिन लोगों के साथ काम करता था वो उनके उधार तले डूबा हुआ था। मैसन का कहना था कि उसके ग्रेवयार्ड में इतने चूहे हो गए हैं कि वो लाशों को ले जाते हैं और मैसन उन लाशों से चोरी भी कर नहीं पाता है। वो आदमी इस चूहे वाली बात सुनकर उस पर भरोसा नहीं करता है और वो मैसन को मार डालने की धमकी देता है। मैसन उससे 1 हफ्ते का समय मांगता है ताकि वो उधार चुका सके। इसके बाद मैसन सबसे पहले अपने दोस्त दूली के पास जाता है जो कि मुर्दाघर में काम करता था। पहले मैसन और दूली साथ में काम किया करते थे, लेकिन अब दूली ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन मैसन दूली को किसी तरह का ड्रग्स ऑफर करके मना लेता है और वो मोग के लाशों को चेक करता है जिसमें से मोस्टली उसके काम की नहीं थी। फिर मैसन की नजर एक अमीर आदमी की लाश पर पड़ती है और उसके मुंह में कई गोल्ड के दांत थे। ये देखकर मैसन बहुत खुश हो जाता है। दूली उसे लाश की दांत निकालने से मना करता है और इसी बहस के बीच उस अमीर आदमी के कुछ रिलेटिव्स वहां आते हैं जिन्हें देखकर मैसन और दूली छिप जाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो आदमी एक बहुत अमीर शिपिंग मर्चेंट था और उसकी बीवी उसके फ्यूनरल के लिए उसे बहुत अच्छे से तैयार करने को कहती है। वो ये भी कहती है कि उसके हाथ में एक तलवार भी रखा जाएगा जो कि उसे खुद किंग जॉर्ज ने गिफ्ट किया था। ये सब सुनकर मैसन डिसाइड करता है कि वो लाश के दफन होने तक का इंतजार करेगा क्योंकि इस बार उसे बहुत कुछ मिलेगा और वो सब कुछ बेचकर मालामाल हो जाएगा। अब उस रात मैसन को अपने घर में चूहों का एक खतरनाक सपना आता है जहां उसके छत से कई चूहे उसके ऊपर कूद जाते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि मैसन इन चूहों से सच में बहुत परेशान हो चुका था। अगले दिन फ्यूनरल होने के बाद उस आदमी को दफनाया जाता है, जिसके बाद रात को मैसन कब्र को खोलना शुरू करता है। अब जैसे ही वो कब्र को खोलता है उसे वो कब्र खाली दिखता है। इसका मतलब कि चूहे लाश को उठाकर ले गए हैं। वहीं नीचे एक बड़ा होल था जिसके अंदर एक इंसान आसानी से घुस सकता था। मैसन को क्लस्ट्रोफोबिया था, लेकिन फिर भी लालच में वो उन चूहों के पीछे उस होल में घुसता है। मैसन इस छोटी सी अंडरग्राउंड होल में काफी स्ट्रगल करता है और अपने सामने वो चूहों को लाश को खींचकर अंदर ले जाते हुए देख लेता है। वो अंडरग्राउंड होल अंदर से टनल जैसा था और बहुत बड़ा था और यहाँ कई रास्ते भी थे। मैसन इतना परेशान हो गया कि वो उन चूहों को शूट करने लगा था। उस गोली की आवाज से हम देखते हैं कि एक इंसान जितना बड़ा चूहा को नींद से जागते देखते हैं जो कि अंधा था। ये चूहा मैसन के काफी करीब आकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन मैसन उसे शूट करके भाग जाता है और इस पूरे भाग दौड़ के दौरान मैसन खुद भी घायल हो जाता है और भागते भागते वो एक होल से नीचे गिरता है। इस जगह पर कई इंसानी कंकाल थे और इन कंकालों के बीच कई कीमती ज्वेलरी थे। ये जगह एक पुराने जमाने में ब्लैक चर्च जैसा दिख रहा था जहां शायद काला जादू और शैतान को पूजा जाता होगा। हम एक मूर्ति भी देख पाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। वहीं पे मैसन को एक लाश दिखती है जो कि प्रेइंग पोजीशन में थी और इस लाश के गले में एक सोने की लॉकेट थी जो कि उसके गॉड को डिपिक्ट करती थी, जिसे देखकर मैसन उसे निकाल लेता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही वो लाश मानो जिंदा हो जाता है, जिसके बाद वो मेरा है करके मैसन पे अटैक कर देता है। लेकिन मैसन किसी तरह बचते हुए भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो लाश मैसन का एक कान को नोच लेता है। मैसन टनल से होते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ एक बार फिर वो बड़ा चूहा आ जाता है, लेकिन मैसन किसी तरह से पत्थरों को चूहे के ऊपर गिराकर उसे मार डालता है। लेकिन वो लाश अभी भी मैसन के पीछे पड़ा हुआ था। मैसन आगे भागता है और थोड़ा ऊपर बढ़ने के बाद उसे थोड़ी रोशनी दिखाई देती है, यानी कि अब वो ऊपर पहुंचने ही वाला है। वो किसी तरह से ऊपर चढ़ता है, तब वो ये रियलाइज करता है कि वो एक कब्र के अंदर फंस गया है। वो लाइट मैसन के टॉर्च से निकली थी जो कि ताबूत के किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रही थी। मिशन के लिए यहां से निकल पाने का कोई उपाय नहीं था। इसके बाद ढेर सारे चूहे उस पर आकर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होके हम उन 2 रॉबर्स को देखते हैं जो कि एक कब्र खोलते हैं और अंदर उन्हें मैसन मरा हुआ दिखता है। उसके गले में वही लॉकेट थी और जैसे ही ये दोनों रॉबर्स लॉकेट लेने की कोशिश करते हैं, मैसन का शरीर हिलता है और उसके मुंह से बहुत सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं। फिर वहां ढेर सारे चूहे आ जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों रॉबर्स डरकर भाग जाते हैं और यहाँ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो चलते हैं हम अपनी तीसरी कहानी यानी कि एपिसोड 3 की तरफ, जिसका नाम है द ऑटोप्सी, जिसके डायरेक्टर है डेविड प्रायर। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि मीनिंग एरिया में काम कर रहे थे।
जब वो लिफ्ट से नीचे अंडरग्राउंड में जाने लगते हैं, तभी वहां जो एलन नाम का एक वर्कर लिफ्ट के ऊपर आकर कूदता है और एक अजीब सा दिखने वाला एक्सप्लोसिव वहां छोड़ देता है, जिसके ब्लास्ट से 10 वर्कर्स मर जाते हैं। इन सब में जो एलन खुद भी मर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद हम टाउन शरीफ नेट क्रेवन को देखते हैं, जो कि अपने एक पुराने दोस्त डॉक्टर कार्ल विंटर्स को बुलाते हैं ताकि वो उन मरे हुए लोगों की ऑटोप्सी या यूं कहे पोस्टमार्टम कर सके। और यहाँ पर नेट कार्ल को पूरी कहानी बताना शुरू करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 2 महीने पहले रोनाल्ड हेनली नाम का एक आदमी, जो कि एक मिल वर्कर था, वो गायब हो गया था और उसकी खोज नेट और उसके ऑफिसर्स कर रहे हैं। उसी इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद वहीं पर एक औरत भी गायब हो गई। इनफैक्ट एक महीने में कुल 6 लोग आसपास के एरिया से गायब हो गए थे। अब जंगल में खोजबीन के दौरान उसे एक बॉडी मिली जिसे बड़ी बारीकी से काटा गया था, जैसे कि मीट को कोई खाने को रखता है, और उस शरीर में एक बूंद खून नहीं था। ऐसे में नेट फॉरेस्ट में 2 हंटर्स को गार्ड करने के लिए छोड़ता है, लेकिन रात तक वो दोनों भी गायब हो गए हैं। अगली सुबह नेट को पता चलता है कि इन्हें जो लाश मिली थी वो किसी एबल नाम के इंसान की है, और वो इंसान भी कुछ दिनों से मिसिंग था। उसे लास्ट टाइम एक बार में देखा गया था, जिस बार का नाम था ट्रकर्स ट्रैवर्स। बार में एबल अपने एक पुराने दोस्त एडी से मिला था, लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि एडी खुद को जो एलन बता रहा था, ये वही जो एलन है जिसने स्टार्टिंग सीन में धमाका किया था। एबल के मुताबिक वो और एडी सालों से एक ही मिल में काम करते हैं, और कुछ ही महीनों पहले एडी ने एकदम से आना बंद कर दिया था। इसके बाद जो उसे अजीब तरह से हिप्नोटाइज करके बाहर से बाहर लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें एबल की लाश ही मिलती है। अब एडी के बारे में छानबीन करते हुए नेट पता लगे कि वो तकरीबन 9 महीने से मिसिंग था। वो हाइकिंग करने गया था ताकि वो मीटियोर देख सके, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। इसके बाद एक हफ्ते पहले नेट को जो एलन के बारे में पता चला और वो उसके घर की छानबीन करने गया। वहां उन्हें एक अजीब सा चीज मिला जिसके ऊपर बाल वगैरह थे, और ये वही अजीब सी चीज है जो कि एपिसोड के पहले सीन में ब्लास्ट हुआ था। नेट अपनी कार में इसे लेकर मीनिंग एरिया में जाता है, जहां उन्हें एडी दिखा जो कि खुद को जो एलन बता रहा था। पुलिस को देखकर जो उनके कार से वो अजीब चीज को लेकर माइन के अंदर भागता है, और उसके बाद हमें पता है कि आगे क्या हुआ। तो ये थी हादसे की पूरी कहानी, और अब डॉक्टर कार्ल को सभी मरे लोगों के शरीर पर ऑटोप्सी करना था। यहाँ हमें डॉक्टर कार्ल के बारे में भी पता चलता है कि उन्हें स्टमक कैंसर है। उनके पास बस कुछ महीने ही बचे हैं। नेट कार्ल को मॉर्ग में ऑटोप्सी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके बाद कार्ल अकेले देर रात अपना काम शुरू करते हैं। वो अपने ऑटोप्सी सेशन की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और पहले लाश को चेक करते वक्त वो ये गौर करते हैं कि शरीर में कहीं भी एक्सप्लोसिव से मारे जाने के सिम्टम्स नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो इंसान ब्लंट फोर्स से मारा गया हो, जो कि काफी स्ट्रेंज था क्योंकि बम तो फटा था, लेकिन बम के होने के कोई सबूत ही नहीं मिल पाया था। इसका मतलब कि वो अजीब सा ऑब्जेक्ट बम नहीं था। हो सकता है कि जो एलन उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि वो किसी और के हाथ ना लग सके। इसके बाद एक लाश को चेक करते वक्त कार्ल पाते हैं कि लाश के चेस्ट पे एक होल थी जो कि हार्ट तक जा रही थी, और बॉडी को खोलने पर उन्हें पता चलता है कि हार्ट और लंग से पूरा खून गायब था। ऐसे ही होल एक और लाश पे थी, और जो के पेट में काफी खून मिला था। मतलब कि कहीं जो एलन तो इन सभी का खून तो नहीं पी गया था। इसका पता लगाने के लिए कार्ल अब जो के शरीर पे ऑटोप्सी करने की सोचते हैं, लेकिन जो एलन जिंदा होकर डॉक्टर कार्ल के पीछे आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो के अंदर एक एलियन पैरासाइट घुसा हुआ है, जो कि उसके अंदर तब आया था जब वो मीटियोर शावर देखने गया था। यानी कि वो मीटियोर नहीं बल्कि एलियन स्पेसशिप होगी। वो अजीब चीज जो कि ब्लास्ट हुआ था वही उस एलियन का स्पेसशिप था, और इसलिए जो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि वो इंसानों के हाथ ना लगे। जो के थ्रू वो एलियन बताता है कि वो लोग छोटे और गंदे शौक के होते हैं और इनके पास कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर एंटर करके ये लोग उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और भूख लगने पर वो खून पी जाते हैं। ये एलियंस अपने होस्ट के सेंसेक्स को बस जिंदा रखते हैं, क्योंकि होस्ट के दिमाग पे पूरी तरह से उनका कब्जा होता है। जैसे कि अभी जो एलन का कंडीशन था, अब इस एलियन को एक नया शरीर चाहिए था, क्योंकि जो तो मर गया है, इसलिए वो डॉक्टर कार्ल का शरीर चाहता है। ये एलियन डॉक्टर कार्ल के अंदर के कैंसर को फील कर लेता है और कहता है कि वो तो बड़े मजे से इस कैंसर पे फीड करेगा। इसके बाद जो कार्ल पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, और जब कार्ल अपने होश में आता है तब वो देखता है कि वो एक टेबल पे बंधा हुआ है। जो कि अंदर का एलियन जो कि शरीर से खुद को अलग करके
कार्ल में ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा था, जो कार्ल के बगल में टेबल पे लेट जाता है। इसके बाद वो अपने शरीर को कट करता है और फिर कार्ल में थोड़ा कट लगता है, जिसके बाद हम उसे एलियन को धीरे धीरे इस शरीर से उसमें ट्रांसफर होते देखते हैं। जैसे जैसे वो एलियन कार्ल के अंदर जाता है, जो धीरे धीरे बेहोश होते जाता है। असल में वो तो पहले से ही मारा हुआ था और यहाँ पर कार्ल अपना दिमाग चलाते हैं। वो होस्ट बनने से ठीक पहले किसी तरह एक स्कैल्प लेकर अपनी आंखें फोड़ लेता है और अपने कान के ईयर ड्रम्स को भी फाड़ लेता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एलियन उनके शरीर में आकर भी कोई सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। साथ ही साथ वो अपना गले की नाश को इस तरह से काट लेता है जिससे वो तुरंत ब्लीड आउट होकर मर जाए और इस खून से वो अपने शरीर पे कुछ लिखते हैं। अब ये एलियन पूरी तरह कार्ल के अंदर जा चुका था, लेकिन ना तो वो कुछ देख पा रहा था और ना ही कुछ सुन पा रहा था। अब वो एक ऐसे शरीर में था जो कि मर रहा था। कार्ल के अंदर एलियन और कार्ल के अंतर्मन में आपस बात होती है, जहां कार्ल कहते हैं कि बेटा तुम मेरे शरीर में आकर फंस गए हो। वो बताता है कि हमारी पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि रिकॉर्डिंग टेप ऑन था, यानी कि जब नेट आएगा और इस टेप को सुनेगा और उसे सब पता चल जाएगा। अब अगले दिन जब नेट वहां आता है तो वो कार्ल को मरा हुआ पाता है, जिसने खून से अपने शरीर पर लिखा था कि लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड बर्न मी, ताकि कार्ल के अंदर फंसा एलियन पैरासाइट भी साथ ही जल के मर जाए। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं हम अपनी अगली कहानी एपिसोड 4 की तरफ, जिसका नाम है दी आउटसाइड। इसके डायरेक्टर है एना लिली अमीरपुर। ये कहानी स्टेसी नाम की एक लड़की की है जो कि दिखने में उतनी अच्छी नहीं है और वो सोशली थोड़ा अलग भी है। स्टेसी का पति कीथ पुलिस में काम करता है। वो स्टेसी को बहुत प्यार करता है। स्टेसी को टैक्सी डमी का शौक है। टैक्सी डमी का मतलब आपको बता दूं कि कुछ लोग मरे हुए जानवर या पक्षी का स्किन निकालकर उसे स्टफ कर देते हैं, जिससे वो स्टफ्ड मरा हुआ जानवर देखने में एकदम रियल और अलाइव लगता है। जहां स्टेसी काम करती है वहां की लेडीज एकदम अजीब थी। वे हमेशा अजीब बातें करती रहती थी, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हस्बैंड को छोड़ के उनका पैसा हड़प लेना, मेकअप, सर्जरी, बॉडी में फिलिंग्स डलवाना एटसेट्रा। स्टेसी ये सब सुनकर काफी प्रभावित होती थी और उसे भी उनकी तरफ खूबसूरत दिखना था। क्रिसमस के दिन वहां की एक लेडी जीना के घर में पार्टी होने वाली थी और इस पार्टी में स्टेसी को भी इनविटेशन मिलता है। वहां सीक्रेट सेंटा हो रहा था जिसमें स्टेसी को जीना का नाम मिला था, यानी कि स्टेसी को जीना के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना था। इसके बाद स्टेसी अपने टैक्सी डमी स्किल का इस्तेमाल करके एक बर्ड तैयार करती है जो कि वो जीना को गिफ्ट में देने वाली थी। स्टेसी जब पार्टी में पहुंचती है तो वहां बाकी लेडीज अपनी बेकार बातें शुरू करती है, जिसमें स्टेसी को वहां मन नहीं लग रहा था। जीना सबको गिफ्ट देती है जो कि एलो ग्लो नाम का क्रीम था, जो बहुत कॉस्टली आइटम था। सभी लेडीज एलो ग्लो क्रीम को एकदम लगाने लग जाती है और जब स्टेसी अपना गिफ्ट देती है तो सब अपना शक्ल ऐसे बनाती है, क्योंकि उन्हें ये सब एकदम चीप और बेकार लगता है। अब स्टेसी को भी एलो ग्लो क्रीम मिला था तो वो इसे लगाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस क्रीम का स्टेसी के स्किन पे गंदा रिएक्शन होता है, जिससे उसका पूरा चेहरा रैशेज से लाल हो जाता है। स्टेसी तुरंत अपने घर जाती है और उसका हस्बैंड कहता है कि स्टेसी को ये फालतू क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। लेकिन स्टेसी को उनकी तरह ही बनावटी दिखना था, इसलिए वो अपने पति की एक बात नहीं सुनती है। उस रात हम देखते हैं कि उस क्रीम के डब्बे से अपने आप क्रीम निकलने लगता है और स्टेसी कमरे में टीवी देखने आती है। यहाँ टीवी में एलो ग्लो की एड आ रही थी और ये एड वाला आदमी टीवी के अंदर से ही स्टेसी से डायरेक्टली बात करने लगता है। वो स्टेसी को भड़काने लगता है कि कैसे वो एलो ग्लो से वो एकदम खूबसूरत बला बन जाएगी और ये रैशेज तो उस प्रोसेस का एक पार्ट है। जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो स्टेसी एकदम परी बनकर निकलेगी। उस टीवी वाला आदमी की बातों में आकर स्टेसी ढेर सारा क्रीम ऑर्डर कर देती है और वो इसका इस्तेमाल भी शुरू कर देती है। स्टेसी का रैशेज घाव जैसे हो गए थे और उसका स्किन तक निकलने लग गया था, लेकिन फिर भी स्टेसी क्रीम लगाई जा रही थी। स्टेसी का पति उसे बार बार समझा रहा था कि ये क्रीम मत लगाओ, लेकिन स्टेसी इतना माइंड वॉश हो चुकी थी कि वो अपने पति से ही झगड़ना शुरू कर दिया था। वो ऑफिस भी नहीं जा रही थी और टीवी पे एड वाला आदमी हर रात स्टेसी का माइंड वॉश कर रहा था। एक रात स्टेसी देखती है कि बेसमेंट में सारे एलो ग्लो के डब्बे में से क्रीम अपने आप बाहर निकलने लग गए हैं और वो एक इंसान का शेप ले रहे थे। ये देखकर स्टेसी वहां से भाग जाती है और अगले दिन वो फिर से अपने पति से इसी बात पर झगड़ती है। कीथ स्टेसी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था,
क्योंकि उसके रैशेज बहुत बढ़ गए थे। लेकिन स्टेसी का मानना था कि ये सब उसी का एक प्रोसेस है और कुछ दिन बाद वो एकदम सुंदर हो जाएगी। इसके बाद जब कीथ अपने काम पर जाता है तब स्टेसी फिर से अपने बेसमेंट में जाती है जहां एलो ग्रो क्रीम से एक इंसान जैसा स्ट्रक्चर खड़ा था और स्टेसी इसको गले लगाती है जिसके कारण वो पूरी तरह क्रीम से लटपट हो जाती है। कुछ देर बाद ऐसी हालत में उसे देखकर कीथ चौंक जाता है। वो स्टेसी को डांटता है और फिर समझने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे ही खूबसूरत हो, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन स्टेसी तो इतना माइंड वॉश हो चुकी थी कि वो कीथ पर बहुत गुस्सा होती है और एक चाकू से कीथ के सर में घूम देती है। लेकिन इतना सब होने पर भी कीथ उसे ब्लेम नहीं करता है। वो अपने सर से चाकू को बाहर निकालकर उससे हेल्प मांगता है। लेकिन अब तक स्टेसी अब मानो पागल हो गई है और वो एक कुल्हाड़ी से अपने पति को मार देती है। इसके बाद स्टेसी अपने बाथ टब में जाती है जो कि पूरी तरह से क्रीम से भरा हुआ था और निकलने के बाद इस बार स्टेसी सच में सुंदर हो गई थी। वो अपने पति का ही टैक्सी डमी करके उसे एक मूर्ति की तरह घर में रख देती है। इसके बाद वो अच्छे से रेडी होकर अपने ऑफिस जाती है। वहां की सभी लेडीज उसे देखकर उसकी खूब बड़ाई करती है और स्टेसी को ये सब बहुत अच्छा लगता है और अब वो भी बाकी औरतों की तरह बकवास बातें करने लगती है क्योंकि अब वो उनकी तरह ही बन गई है। और यहाँ एपिसोड 4 खत्म होता है। इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि कैसे लोग अंदर की सुंदरता को छोड़कर देखकर बाहरी सुंदरता को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।